उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर मुरादनगर में रहने वाला अमित सक्सेना एक सरकारी बैंक में मैनेजर था। उसकी पत्नी सोनिया बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी थी। बाहर से वह आदर्श पत्नी का मुखौटा पहनती थी। पड़ोसी कहते भाभी तो देवी जैसी है, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अमित अक्सर दफ्तर से देर रात लौटता। हर रात सोनिया उसे जिद करके शराब पिलाती। आज तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अमित, ऑफिस का टेंशन छोड़ो। वह बेखबर हो जाता और सुबह जागता तो फिर सिर फटा हो, याददाश्त धुंधली। धीरे धीरे अमित को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। एक रात उसने शराब का गिलास छिपाकर फेंक दिया और नकली पीने का नाटक किया। फिर वह बेड पर गया, आंखें मूंद ली, लेकिन मन पूरी तरह जागा था। करीब रात के 11:30 बजे किसी के कदमों की आहट हुई। ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया रघु, उनका नौकर। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आज जल्दी आ गए, साहब तो गहरी नींद में है। अमित का दिल धड़क उठा। वह सब कुछ सुन रहा था, हंसी, फुसफुसाहट और फिर वह खामोशियां जो किसी वफादारी का मजाक उड़ा रही थी। अगले दिन अमित ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू किए, कैमरे, रिकॉर्डिंग और एक पुराना दोस्त इंस्पेक्टर राकेश ने कहा, अमित, ऐसे मामलों में सीधी कार्रवाई से पहले पक्का सबूत चाहिए, वरना सोनिया पलटकर तुझ पर ही केस डाल देगी। तीसरे दिन अमित ने वही पुरानी शराब की बोतल निकाली, लेकिन इस बार उसने हल्का सा नींद की गोली मिला दी। रात को सोनिया ने फिर वही रिवाज दोहराया। अमित ने नाटक किया कि वो बेहोश है। थोड़ी देर बाद वही रघु कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार कैमरा हर कोने से चालू था। सोनिया बोली, आज जल्दी करना, सुबह साहब को मीटिंग है। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, आप कहें तो दुनिया ही पलट दूं। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाहर की खिड़की से किसी की परछाई दाखिल हुई। इंस्पेक्टर राकेश और 2 पुलिसकर्मी। रघु के हाथ में जैसे आग लग गई। वह भागने की कोशिश में फिसला और सिर सीढ़ियों के किनारे से टकरा गया। वहीं उसकी मौत हो गई। सोनिया चीख उठी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सोनिया और रघु सिर्फ संबंधों तक सीमित नहीं थे, दोनों मिलकर अमित के प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश कर रहे थे। वह हर रात अमित को दवा पिलाकर उसकी आवाज़ और सिग्नेचर रिकॉर्ड करती थी ताकि नकली वसीयत बनाई जा सके। रघु की मौत के बाद सोनिया ने सब मान लिया। पैसे की चाह ने सब बर्बाद कर दिया। सोनिया को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। अमित ने बैंक की नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर किसी अनजान जगह चला गया। उस घर को आज लोग खामोश हवेली कहते हैं, जहां अब भी रात में किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, आज तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अमित। 5 साल बीत गए। मुरादनगर की वह कोठी अब जर्जर हो चुकी थी। लोग कहते थे वहां से रात में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। कभी बाल खुले, कभी साड़ी में खून के धब्बे। एक दिन वही घर पुलिस विभाग ने नीलाम किया और उसे खरीद लिया एक नया जोड़ा, अदिति और उसका पति विक्रम शर्मा, जो एक प्रॉपर्टी डीलर था। विक्रम ने कहा, इतनी बड़ी हवेली इतनी सस्ती में मिल रही है तो किस्मत का तोहफा है। लेकिन अदिति को उस घर की दीवारों में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहली ही रात अदिति को ऊपरी कमरे से किसी के चलने की आवाज आई और डर के मारे नीचे भागी। विक्रम ने हंसकर कहा, शायद बिल्ली होगी। पर अगले दिन अदिति को स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जिस पर SS लिखा था, यानी सोनिया सक्सेना। अंदर से एक डायरी मिली, पीली पड़ी, किनारों पर खून जैसे धब्बे। डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिसने मुझे इस्तेमाल किया वह अब भी जिंदा है। अदिति ने वह डायरी पढ़ी और कांप उठी। कई पन्नों में रघु का नहीं बल्कि किसी तीसरे आदमी का जिक्र था। एक नाम जो अब तक सामने नहीं आया था, राकेश। जी हाँ, वही इंस्पेक्टर राकेश जिसने अमित की मदद की थी। डायरी में लिखा था कि सोनिया और राकेश पहले से एक दूसरे को जानते थे और पूरा पकड़ने का नाटक एक साजिश थी ताकि रघु मारा जाए और सोनिया का राज दफन हो जाए। कुछ हफ्तों बाद अदिति की मुलाकात एक बूढ़े थके हुए आदमी से हुई, वही अमित सक्सेना। वह अब दर दर भटकने वाला व्यक्ति था, अपने अतीत से टूटा हुआ। अदिति ने पूछा, क्या सच में सोनिया वही थी जैसा सब सोचते हैं? अमित की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, असली खेल राकेश ने खेला था। सोनिया ने सिर्फ मेरे भरोसे का बदला लिया।
लेकिन उसकी मौत किसी ने तय कर दी थी। अदिति ने जांच शुरू की, पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि रघु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी थी। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे, सीढ़ियों से गिरने वाले नहीं। जब अदिति ने ये सबूत राकेश के सामने रखे तो वह मुस्कुराया। कुछ रहस्य मैडम कभी उजागर नहीं होने चाहिए। अगले दिन राकेश की लाश उसी हवेली के ड्राइंग रूम में मिली और दीवार पर खून से लिखा था। अदिति और विक्रम वह घर छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ महीने बाद एक पत्रकार ने रिपोर्ट दी। किसी ने उस हवेली में रात के समय अमित सक्सेना को घूमते देखा था और खिड़की से एक औरत की हंसी की आवाज आ रही थी। आज भी लोग कहते हैं उस घर की दीवारें अब भी हर रहस्य को अपने भीतर समेटते हैं। कौन मरा कौन जिंदा है कोई नहीं जानता, बस रात के सन्नाटे में कभी कभी वही आवाज गूंजती है, आज तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अमित। मुरादनगर की वो हवेली फिर से खबरों में थी। इस बार वहां किसी ने रहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन एक पत्रकार आरव मेहरा ने फैसला किया कि वो उस भूतिया घर का सच सबके सामने लाएगा। उसके कैमरे और रिकॉर्डर में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह हवेली सच में स्थापित है या इसमें छिपा कोई इंसानी खेल। आरव शाम को पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियां और हवा में सड़न की गंध। उसने कैमरा चालू किया और बोला, यह वही जगह है जहां सोनिया सक्सेना, रघु और इंस्पेक्टर राकेश की मौत हुई थी। जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, पीछे से कदमों की आहट आई। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने हाल ही में कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूँ। आरव ने तहखाने की पुरानी ईंटें हटाई तो एक गुप्त दरवाजा दिखा। अंदर एक छोटा कमरा जिसमें पुराने रिकॉर्डिंग टेप्स, दवाइयाँ और एक तस्वीर थी। सोनिया, रघु और अमित सक्सेना की नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर राकेश की पत्नी मीरा राकेश की। टेप चलाया गया, आवाज आई, राकेश मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया, लेकिन अब अमित को पता चल गया है, वो हमें खत्म कर देगा। फिर चीख और फिर सन्नाटा। आरव समझ गया यह सब एक 3 वे प्लान था। सोनिया, राकेश और उसकी पत्नी मीरा तीनों ने मिलकर अमित की प्रॉपर्टी हड़पने का खेल खेला था। पर जब धोखा 3 तरफ से हुआ तो एक एक कर सब मारे गए। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आरव भागा, देखा वही अमित सक्सेना, बूढ़ा सफेद बालों में दीवारों से बातें करता हुआ। वह बोला, देखा सब लौट आए हैं, अब मैं भी चैन से सोऊंगा। आरव ने कहा, आप जिंदा हैं, लेकिन सब कहते हैं कि अमित मुस्कुराया, मरा तो रघु नहीं था, राकेश ने मारा और मैंने राकेश को। उसकी आवाज टूट गई। अगले ही पल वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा, वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आरव नीचे झुका, उसके रिकॉर्डर में खुद ब खुद आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन पुलिस को हवेली के अंदर सिर्फ आरव का कैमरा मिला। उसकी लाश गायब थी, लेकिन कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक धुंधली परछाई जो कैमरे की ओर बढ़ती है और फिर अंधकार। वीडियो में दीवार पर खून से लिखा था, खेल अब कभी खत्म नहीं होगा। पर पत्रकारिता की दुनिया में एक नाम बार बार गूंजने लगा, रिया वर्मा, जो आरव की मंगेतर थी। रिया ने कसम खाई, मैं उस हवेली में जाऊंगी और जो आरव के साथ हुआ उसका सच सबके सामने लाऊंगी। हवेली का सच फिर खुला। रिया रात के वक्त हवेली पहुंची, हाथ में टार्च और आरव की डायरी। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। कमरे की दीवार पर लिखा था, वो अभी भी यही है। रिया ने धीरे धीरे तहखाने का रास्ता पकड़ा, वहीं जहां आरव को वो टेप मिली थी, लेकिन इस बार वहां एक नया कैमरा रखा था, आधुनिक, चमकदार, और उसके पास एक ताजा रिकॉर्डिंग टेप। चालू होते ही स्क्रीन पर सोनिया सक्सेना का चेहरा दिखा, थकी हुई, डरी हुई और कहती हुई आवाज, जिसने हमें मरवाया वो कोई इंसान नहीं था, वो इस हवेली का मालिक था, विक्रम शर्मा। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि विक्रम वही था जिसने अदिति के साथ ये घर खरीदा था और बाद में अचानक गायब हो गया था। सोनिया की आवाज आगे बढ़ी, विक्रम इस हवेली के नीचे बने सुरंग में रहता था, वही सबको कंट्रोल करता था, उसने मुझे भी मजबूर किया। रघु, राकेश, सबको उसने इस्तेमाल किया। रिया ने दीवार पर हाथ फेरा और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा, बदबू और लोहे की सीढ़ियां नीचे जाती हुई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा दीवारों पर इंसानी तस्वीरें टंगी थी, सोनिया, रघु, राकेश, अमित और अब आरव की भी। एक कोने में विक्रम शर्मा बैठा था, बूढ़ा, दुबला पतला, आंखों में पागलपन। वह बोला, हर कोई सच जानना चाहता था,
इसलिए सब यही हैं दीवारों में जीवित। रिया ने कैमरा चालू किया और चिल्लाई, तूने सबको मार डाला। विक्रम हंसा, नहीं, मैंने बस उन्हें वहीं रखा जहां वो रहना चाहते थे, हवेली के हिस्से बनकर। रिया ने पास रखी लौह रॉड उठाई और बिजली के बॉक्स पर मारी। चिंगारी भड़की और पूरी सुरंग में आग लग गई। विक्रम चीखता रहा लेकिन रिया बाहर भाग निकली। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।